हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं जेपी वर्मा और एजुकेशन जोन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं दूसरा पार्ट लेकर फिर से हाजिर हूं और इस पार्ट में हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हम लोग 1 to 17 पहले कर चुके थे, अब 18 से आगे की क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन वहाँ से आपको स्किप नहीं करना है। वहाँ आपको हाई कंसंट्रेशन को चीज़ों को और बढ़िया से समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई आसान नहीं होती है। पढ़ाई आसान बनाया जाता है अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का विमा क्या होता है। देखिए, विद्युत वाहक बल का विमा यदि आप फॉर्मूला सेट करके निकालेंगे तो विद्युत वाहक बल का विमा जो आएगा आपका, वो आना है ML2T-3A-1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, याद करना पड़ेगा। और कहाँ से आता है ये सब, तो फॉर्मूला से आता है। आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज यानी विभवांतर का सेम यूनिट डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर जो ML2T-2A-1 ऑप्शन नंबर डी में ये है करेक्ट आंसर है विद्युत वाहक बल का। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को क्या बोला जा रहा है, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया। मान लेते हैं ये समरूप तार है ना, और इसका प्रतिरोध कितना है, 1 है। और उसको क्या किया है, 4 बराबर भागों में बांट दिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग, बराबर भागों में। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा 1 2 3 ये 4, इतना इतना भाग का जो है ये काट करके और इसको किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद प्रतिरोधों का आप संयोजन पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन। तो वहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो आएगा 1/16 ओम। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, बार बार बताता हूँ, यहाँ जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, जो न्यूमेरिकल्स मैं दे रखा हूँ, ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो अक्सर पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर घंटा का यदि बात किया जाए तो देखिए, एम्पियर लगा ले, एम्पियर किसका यूनिट होता है, तो करंट का, और घंटा किसका यूनिट होता है, तो टाइम का। तो यदि फॉर्मूला देखेंगे तो I बराबर Q/T होना है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर यहाँ हो जाएगा I/T। तो यही बात तो यहाँ भी है, I/T। तो आप देख सकते हैं Q = I/T, और Q क्या है, आवेश, यानी एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है ना। यदि परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता था, याद कीजिए, ये क्या होता था, E/V-1 × अब जब ये फार्मूला को आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.7 ओम।
ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया है वोल्टेज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, परिपथ में धारा दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। तो आई को ओम के नियम से V इंटू आर करके आगे बढ़ा देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। तो करेक्ट आंसर आएगा 0.7। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। देखिए ऊष्मा का जो फार्मूला होता है, ऊष्मा बराबर जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू वो होता है I स्क्वायर आर टी, है ना। ये इस फार्मूले से ये न्यूमेरिकल बनेगा I स्क्वायर आर टी। अब I हमारा यहाँ नहीं दिया हुआ है, I के जगह पर हम I बराबर V, सॉरी ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से आप हम देखेंगे तो क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपन आर। ये I के जगह पर V बाई आर, और V भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और I के जगह पर V बाई आर बैठा दीजिए। तो जो ऊष्मा का फॉर्मूला है वो आ जाएगा V आर और T के फॉर्म में। आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो जो ऑप्शन निकल करके आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आना है आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी 2800 कैलोरी आ जाएगा। हालांकि देखिए ये जूल में आएगा, जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, कैलोरी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कहता है सॉरी, यहाँ देखिए ये बोला जा रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए 23, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है ना, प्रतिरोध कहते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोला जा रहा है 24, किसी परिपथ की विद्युत शक्ति होती है। किसी परिपथ की विद्युत शक्ति जो होती है वो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है V स्क्वायर आर, बी में है V स्क्वायर बटे आर, और सी में है I स्क्वायर आर, और डी में है बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पर ना बी एंड सी दोनों हो जाएगा, है ना। V स्क्वायर इज इक्वल बटे आर को जब ओम का नियम फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आपको ये भी ऑप्शन देखने लगेगा, यानी V और C दोनों है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, यानी बी रहेगा, या तो सी रहेगा, यानी ये वाला पार्ट लिखा रह सकता है या तो ये वाला पार्ट लिखा रह सकता है। तो आप देखेंगे दोनों में से कौन सा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये वाला ऑप्शन दिया हो रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं। ये कह रहा है डायमेंशन दिया हुआ है ना। देखिए ये डायमेंशन को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, सारे डायमेंशन को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, और फिर देखिए किसका डायमेंशन क्या होता है। यदि 25 नंबर के क्वेश्चन की ये बात करें तो यहाँ प्रतिरोध का विमा पूछा है। प्रतिरोध का जो विमा होता है वो ml2T-3 A-2 होता है। आप फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ से, तो आप V बराबर आई इंटू आर से लगा दो, यानी R इज इक्वल टू V बाई आई। अब V को फिर से W बाई क्यू से कर सकते हैं। तो ऐसे करके कैलकुलेट किया जाता है यूनिट और डायमेंशन को। तो यहाँ प्रतिरोध का जो विमा हो जाएगा ml2T-3A-2। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, यदि डायमेंशन और यूनिट का बात करें ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट के बाद
थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और थोड़ा सा अल्टरनेटिंग करंट में ही इसका यूनिट आता है, डायमेंशन आता है, उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब है मुश्किल से 20 या 30 डायमेंशन कर लेंगे, 50 डायमेंशन मैक्सिमम कर लेंगे, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो आपका पूरा यूनिट और डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा। 26 नंबर की तरफ मूव करते हैं। 26 नंबर कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का विमा क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमा जो होता है ऑप्शन नंबर सी Ml3T-3A-2 कहाँ से आता है जी, ये फार्मूला आएगा कहाँ से। तो देखिए ये फार्मूला जो आ जाएगा आपका, ये जो डायमेंशन आता है कहाँ से आता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो इज इक्वल टू आर इंटू आ जाएगा A/L ऐसा होता है, और इस फार्मूला से आपको ये वाला मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विशिष्ट चालकत्व का मात्रक होता है ना। 27 नंबर क्या कहता है, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ देखिए विशिष्ट चालकत्व का जो मात्रक होता है पर ओम पर मीटर होता है, और पर ओम को हम लोग महो बोल सकते हैं, तो महो पर मीटर, ये दोनों ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम में आपको दोनों में से ए या बी में से कोई एक ऑप्शन दे करके रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है ना। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल्स है। फिर से बोला जा रहा है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे। तो आप यदि इसको बनाएंगे क्वेश्चन अच्छा से, तो कितने इलेक्ट्रॉन का बात कीजिए कहाँ होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, यानी Q इज इक्वल टू एन ई। तो ई तो आपको समझ में आता है, एन आपको पकड़ना है, Q नहीं पता है ना, यानी एन का वैल्यू निकालना है, ये एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू निकालने के लिए Q चाहिए, और यहाँ पर आपको दिया है क्या, दिया है धारा, ये देखिए धारा दिया, आई का वैल्यू दिया हुआ है, और कहता है प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड वैल्यू दिया हुआ है। तो टाइम एक सेकंड का बात हो रहा है, धारा बात हो रहा है कितना 3.2, तो यहाँ से Q निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू एनी फार्मूला जब लगाएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, इतना बात आ जाएगा। यदि ये सब क्वेश्चन फिर भी आपसे ना बने तो आप थ्योरी को एक बार अच्छा से पढ़ेंगे, उधर जो भी थ्योरी लिखा गया होगा इलेक्ट्रिक करंट का, इसके बाद भी आपसे ना बने तो आप एक बार हमको फिर से याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है निम्न विद्युत परिपथ में आई का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का एक सर्किट दे देगा एग्जाम में, और बोला जाएगा कि इसमें आई का मान क्या होगा। आई कहीं भी दे देगा। तो किरचॉफ का 2 नियम होता है, एक बिंदु नियम और एक बंद परिपथ का नियम। तो बिंदु नियम क्या कहता है, संधि का नियम क्या कहता है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो आने वाली का धारा तो है आई, और जाने वाले का धारा कितना है, तो 5 एम्पियर और 2 एम्पियर। तो इधर से जाने वाला जोड़ेंगे तो 5 + 2 एम्पियर है ना, 5 एम्पियर + 2 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा 7 एम्पियर। तो आ रहा है आई और जा रहा है 7 एम्पियर, तो ये पक्का 7 एम्पियर उधर से भी आ रहा होगा, तब तो उतना जा पा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक आप शुरू से जानते हैं ओम होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप दिमाग में रखिए। 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी, किसी भी तार की लंबाई खींचकर यदि 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। आप पहले से जान रहे हैं इसको, ये ट्रिक से ही याद रखिए, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन जब करेंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, और लंबा वाला चीज़ MCQ में नहीं चाहिए आपको चाहिए कि आंसर कैसे आना है। तो जब भी लंबाई, किसी चालक की लंबाई जितना है और उसकी उस तार को खींच के 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध सीधा 4 से गुना कर दीजिए। पहले जितना प्रतिरोध था 1 है तो अब 4 ओम हो जाएगा। यदि R है
तो नया प्रतिरोध कितना हो जाता है, 4R हो जाता है। तो वही बात, वही फार्मूला यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का संबंध है। तो देखिए चालक विभवांतर अनुगमन वेग का विभवांतर के बीच जो संबंध होता है वो वीडी समानुपाती वी होता है। ठीक है, वीडी समानुपाती वी होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध है। तो जिस तरह से यहाँ देखिए V होता है ना, V बराबर हम लोग डालेंगे यानी विभवांतर बराबर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन उसका लेंथ, तो V की जगह पर ये बात आ रहा है E/L आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात है, समानुपाती किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी VD समानुपाती E। अच्छा से याद कर लीजिए, विभवांतर के समानुपाती होता है अनुगमन वेग, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी समानुपाती होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग की दिशा होती है। किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD की दिशा होती है, तो किधर होता है जी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में किधर होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो करंट के यानी अनुगमन वेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो धारा के विपरीत दिशा में होता है। जिस तरह से चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, जो किसी भी चालक की यदि बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन तो करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जो अनुगमन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चार्ज चलता है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसका पॉजिटिव चार्ज उल्टा चलता है। ठीक है, क्या होता है, उल्टा चलता है। तो उल्टा जब चलेगा तो ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग की दिशा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है किसी परिपथ की विद्युत शक्ति होती है। तो देखिए शक्ति बराबर होता है P=W/T और W का जो यूनिट होता है अपना वो होता है mL/T-2 और टाइम का तो T होता है। इसके बाद इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो ऑप्शन नंबर दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले पर डायमेंशन को बैठाएंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से जी, तो प्रतिरोध को मापा जाता है। हम लोग पहले से जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से किसको मापते हैं, बहुत क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, पहली बात तो प्रतिरोध मापा जाता है। अब प्रतिरोध कौन सा मापा जाएगा, उच्च वाला कि निम्न वाला, तो याद रखना उच्च प्रतिरोध भी माप सकते हैं और निम्न प्रतिरोध भी माप सकते हैं, यानी ए एंड बी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सी एग्ज़ाम में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, या तो उच्च देगा या तो निम्न देगा, तो उच्च ज़्यादा देता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दे देना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता विभव मापी का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना में। तो ये तो किया ही जाता है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें, ये भी किया जाता है। तो विभव मापी का जो उपयोग है वो दो सेलों के विभवांतर विद्युत वाहक बलों में तुलना के लिए किया ही जाता है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी दोनों हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 39 में क्या दिया हुआ है, 39 में दिया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। 39 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 50,000 ओम होता है ना। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध में देखिए प्रतिरोध ऐसे लिखेंगे
50,000 ओम होता है, याद रखना है इसको, एग्जाम में पूछता है अक्सर। 40 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाता वह है। तो विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग किया जाएगा वो होता है नाइक्रोम का तार। किसका होता है? नाइक्रोम का तार। याद रखने वाली चीज़ है, विद्युत हीटर में जिस तार का उपयोग करते हैं वो नाइक्रोम का तार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कान नहीं भैया कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? तो देखिए, जब विद्युत शक्ति का मात्रक आप निकालेंगे ना तो आपको वाट तो है ही, विद्युत शक्ति का मात्रक P बराबर W/T जब करेंगे तो इसका आता है, इसका जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं वाट। ठीक है, तो वाट तो एक है ही, ये तो है ही। एम्पियर इंटू वोल्ट, इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो फिर वोल्ट भी आ जाएगा, एम्पियर ओम भी आ जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम भी आ जाएगा, लेकिन एम्पियर स्क्वायर बटे ओम नहीं आएगा। तो फिर ये आप कैसे जानेंगे कि इस तरह का कैसे होता है? तो इसी फार्मूला को दाएं बाएं करना है आपको। इसी फार्मूला को एम्पियर इंटू वोल्ट को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें वाट दे देगा, इसमें भी आपको वाट दे देगा, लेकिन इसमें वाट नहीं दे पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन है, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं, एनोड के स्थान पर, कैथोड के स्थान पर, एनोड तथा कैथोड के ठीक बीच, अपघट्य विलयन में किसी भी स्थान पर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। यहाँ पर कैथोड के स्थान पर जो है वोल्ट मीटर में रखते हैं, उसे कहाँ रखते हैं? कैथोड के स्थान पर। याद रखना ये सब चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही साथ ऐसा याद भी रखना पड़ेगा, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कहता आगे 43 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है ना, तो विभव में अंतर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण, विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर आएगा। विभवांतर मतलब विभव में अंतर, यानी विद्युत विभव में अंतर। ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण से होता है। विभवांतर मतलब विद्युत विभव में अंतर है। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी चालक में प्रवाहित धारा जो होती है I=NE/AV/D, I=NE²/D। तो फाइनली ये होता है ऑप्शन नंबर ए होता है। 44 नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, I=NE/AV/D, जहाँ N प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है चालक के, ई जो है स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी है अनुगमन वेग। तो ऑप्शन नंबर ए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 45, किसी चालक का प्रतिरोध R है, ये पूछ रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो ये डायरेक्ट फार्मूला है आपका, अभी हम जस्ट लिखवाए थे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? R=ρ×L/A। देखिए रो बराबर होता है R×A/L, तो यहाँ से R निकालेंगे तो L/A। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। 46 नंबर क्या कहता है? शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। डियर स्टूडेंट, बता रहे हैं ये सब सारे क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कहा नहीं जा सकता है। एग्ज़ाम में हर हाल में भिड़ेगा ही भिड़ेगा, इसलिए आप इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि पिछले 10 साल तक मैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम दिलवाया हूँ और 10 साल में ये जो कलेक्शन तैयार हुआ है वो एकदम टॉप क्वेश्चन बोल सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता समान वोल्टता के 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं, तो इनमें से यानी कौन सा संबंध सत्य है। तो 47 है जो है वो R2 बराबर 2R1। समान वोल्टता के 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो फार्मूला जब लगाइएगा तो R2 बराबर 2R1 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है 100 वाट था एक 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। एक 60 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब क्या होगा। 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित करेगा, 40 वाला अधिक करेगा, दोनों एक ही तरह करेगा। इनमें से कौन सा होना है। तो देखिए 40 वाट वाला ही अधिक प्रकाशित करेगा। ये सारा क्वेश्चन में कहीं भी कन्फ्यूजन हो, थ्योरी आप पढ़िए, थ्योरी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल में जहाँ थोड़ा सा परेशानी यहाँ बुझाया होगा, जिसका हम आंसर सीधा लिखे हुए हैं उसका घर में बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसी पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। आप अच्छा से तैयार कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये 48 क्वेश्चन का जो कलेक्शन था हमारे पास, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और इसको बहुत अच्छा से तैयार कीजिए। बार बार देखिए, या तो फिर इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, और लगातार देखने का काम कीजिए, ताकि आपका सब शानदार हो जाएगा। चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले यूनिट की तरफ जाएंगे हम, और वहाँ से आप तैयार करना छोड़िएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। ये काम शुरू में कहना था, लेकिन हम लास्ट में कह रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।